जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है कल हमारा भी आएगा। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट का नाम याद कर लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर स्टार्ट कर देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। डाल दो हेडिंग सबके सब, आज जोलॉजी का डाल दो हेडिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और होता है, वो भी आप बता दो कौन सा नाम होता है। अरे आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं आप 12th क्लास में। यस को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटे। यस को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दोनों चीज़ें एक ही होती है, पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब इसकी डेफिनेशन कैसे निकाली जाती है वो आप देख लो। बहुत छोटी सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे। चलिए, मैंने एक सेल बना दी, और सेल में आपको पता होता है कि जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग इसका वो क्या होता है, जल्दी बताओ। आप सबने सेल पढ़ रखा है, यानी कि कोशिका पढ़ रखी है, तो ये वाला भाग क्या होता है, सही बताया, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये वाला भाग साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, ये वाला भाग बताओ, इसका बीच वाला भाग ये क्या होता है, केंद्रक होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो फिर ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग, यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी कि प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म एक पतली और इलास्टिक लेयर द्वारा घिरा होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एक पतली और इलास्टिक लेयर द्वारा घिरा होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक सेल का, डेफिनेशन पे ध्यान देना, डेफिनेशन पे ध्यान देना, शब्दों पे मत जाओ। प्रत्येक सेल का, ठीक है सर, एक मिनट, प्रत्येक सेल का, ठीक है, प्रत्येक सेल का, ओके सर, ओके, प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म दिख रहा है आप लोगों को। अरे कैसे ना दिखेगा जब मैं हूं तो। प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म, ओके सर, प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म एक पतली पतली एक पतली तथा, ठीक है, प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म एक पतली तथा इलास्टिक, इलास्टिक समझते हो आप, लचीली, ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली द्वारा, झिल्ली बोलते हैं। एक पतली तथा इलास्टिक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घिरा होता है, ठीक है, घिरा होता है, जिसे आप क्या बोलते हो भाई, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन और भी बहुत है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है और भी, ठीक है, कई डेफिनेशन निकलती हैं कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म का बाहरी सीमा होती है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की बाहरी सीमा होती है, जो सेल में, ठीक है, प्रत्येक अणु के प्रवेश तथा विकास को नियंत्रित करती है। एक डेफिनेशन ये भी आती है, पर हमें उस डेफिनेशन से ज़्यादा लेना देना है नहीं। हमारा क्या मतलब है, मैंने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म की वह बाहरी सीमा होती है, वह बाहरी सीमा होती है जो सेल के भीतर, ठीक है, ये अणु प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक अणु या आयनों के प्रवेश तथा उसके विकास को नियंत्रित करती है। जैसे हमारी बॉडी की स्किन होती है ना, सेम टू सेम सेल की भी क्या होती है, स्किन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल की स्किन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, आप ऐसा मान लो। समझ में आया, आ गया। चलिए अब आगे बढ़ाता हूँ, अब आगे बढ़ाते हैं, हटा दें इसको, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस खाली डेफिनेशन है। प्रत्येक सेल का साइटोप्लाज्म एक पतली तथा इलास्टिक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज़ की होती है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, ये टॉपिक पे ध्यान देना, पूरा टॉपिक कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, पर मैं शॉर्ट में जिसको आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है सर, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है,
ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया टॉपिक है। अरे सर इतना बढ़िया टॉपिक है, हमें तो पहले पता ही नहीं था ना, तो टॉपिक तो हम ये पहले ही पढ़ लेते। ठीक है, चलिए तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड यानी कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो प्रोटीन, ठीक है, दूसरा लिपिड, तीसरा बताओ कार्बोहाइड्रेट से बनी है। अब बताओ जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? पहला प्रोटीन, दूसरा लिपिड और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? ये लाइन में लिखने वाला हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है हमारी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तो बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है सर, प्रोटीन, फिर लिपिड मतलब बसा बोलते हैं इसको, ठीक है, एंड, हाँ लिपिड एंड बता दो, यही बता दो, छोड़ो मत कुछ भी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, से बनी होती है। लो, इतनी इजी जोलॉजी होती है, इतनी इजी क्या होती है? ये जोलॉजी होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। चलिए अब इस प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटीन। थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मतलब प्रोटीन, ठीक है। हिंदी में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं। चलिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? यानी कि प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाती है। ऐसा मान लो प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग होता है। जिससे आपने पढ़ा होगा आरबीसी, पढ़ा होगा आपने लीवर, पढ़ा होगा आपने, तो आरबीसी में प्रोटीन जो यानी कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होती है 60 से 80% होती है। और जो लीवर होता है ना हमारा, लीवर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन जो होती है वो 80% पाई जाती है। आप सोच सकते हो, आप समझ गए? बस ये 2-3 लाइनें लिखनी है उसके बाद में। और हाँ, प्रोटीन 2 प्रकार की पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरी होती है कैरियर प्रोटीन। थ्योरी है, बड़ी आसान है, बड़ी इजी बनाई है, आराम से कवर कर लोगे। चलिए, तो प्रोटीन यानी कि प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन जो हमारा ये मेम्ब्रेन है, प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाती है, ठीक है, का मुख्य भाग बनाती है। अभी सब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, मुख्य भाग बनाती है। चलिए, भाग बनाती है। अच्छा बेटा ये बताओ, आरबीसी में मैंने कितनी % बताई थी अभी? जो मेरे पास ये आरबीसी होता, आरबीसी में यानी कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ जाओगे? है? अरे यार कक्षा 5 के बच्चे हो आप, ना समझ में आएगा सर, पूरा लिखो, है, आराम से कवर कर लोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, कितने से 60 से 80% क्या होती है बेटा? प्रोटीन होती है। समझ में आ गया? तथा जो लीवर होता है ना हमारा, लीवर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन होती है, ठीक है, 80% प्रोटीन होती है। बाकी मैं आगे कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंपोजिशन क्या है? दूसरा केमिकल कंपोजिशन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन। प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन, टा बनेगा टा, संगठन, ठीक है, संगठन, ओके। तो आरबीसी की पीएम में यानी कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 से 80% प्रोटीन होती है और लीवर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 80% क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब सेकंड नंबर हमारा आता है लिपिड। ये लिपिड बीच में ही रहता है हमेशा। ये क्या है मेरे पास? लिपिड, मतलब इसको बोलते हैं फैट या बसा। कि तो लिपिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% पाया जाता है। किसी बुक में ये लिखा हुआ मिलता है 21 से 50% तक। कोई दिक्कत नहीं है, हर बुक की कहानी अपनी अपनी अलग होती है, पर मैं लिख दे रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, 20 से कितने % तक? 40% तक पाया जाता है, ठीक है। अब यह कितने प्रकार का होता है? सर ये 3 प्रकार का होता है। अच्छा, कौन कौन सा होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। पहला जो होता है ना फॉस्फोलिपिड, इसका बहुत काम होता है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। और जो तुम्हारे पास ग्लाइकोलिपिड आता है ना, दूसरा वाला जो आता है ये वाला ग्लाइकोलिपिड, इसका थोड़ा कम यूज़ होता है पर कम होता है, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, एक और होता है स्टेरोल्स। कौन सा होता है? स्टेरोल्स।
होता है ये भी, पर बहुत कम, ठीक है, ये स्टेरोल्स होता है। तो ज़्यादा बस लिपिड यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% तक पाया जाता। क्या पाया जाता? अरे लिपिड पाया जाता, लिपिड पाया जाता, ठीक है। और ये 3 प्रकार का पाया जाता, 3 प्रकार का होता, यानी कि 3 प्रकार का लिपिड पाया जाता है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 3 टाइप, ठीक है, चलो 3 टाइप लिपिड पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, 3 टाइप लिपिड पाया जाता है। तो पहला जो होता है वो फॉस्फो यानी कि फॉस्फोलिपिड होता है, दूसरा ग्लाइकोलिपिड होता है, तीसरा स्टेरोल्स होता है, ठीक है। चलिए अब एक और बचता है, कौन सा? मैंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो अब बचा कौन सा? थर्ड नंबर कार्बोहाइड्रेट। तो थर्ड नंबर हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख दो, ज़्यादा नहीं बस। चलिए सर थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा लिख दो। कार्बोहाइड्रेट, ओके ओके, कार्बोहाइड्रेट। चलिए ये क्या वो चीज़ होती है? देखो जितने भी आरबीसी होती है ना और हमारी लीवर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है लगभग 5% पाया जाता है। ये ध्यान देना, वो भी हेक्सोस के रूप में और फ्यूकोस के रूप में, सैलिक एसिड के रूप में, या आप हेक्सोएमाइन के रूप में, ठीक है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। जो कार्बो थ्योरी है आराम से कवर कर लोगे। तो कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो कि सर आरबीसी तथा जो लीवर होता है, आरबीसी तथा लीवर में, ठीक है, आरबीसी तथा लीवर में, ठीक है, लीवर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, कितना पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5%, ठीक है, 5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। एम राइट? बोलो राइट। पाया जाता है। ये जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट, ये है हेक्सोस हो सकता है, यह फ्यूकोस हो सकता है, यह सैलिक एसिड हो सकता है, ठीक है, तथा यह हेक्सोएमाइन हो सकता है, या एमीन बोल देते हैं इसको, हेक्सोएमीन हो सकता है, ठीक है। चलिए तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझ गए होंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ध्यान देना, प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से। चलिए लिपिड कौन कौन से होते हैं? एक फास्फोलिपिड होता है, दूसरा ग्लाइकोलिपिड होता है, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? स्टेरोल्स होता है। ये तीनों लिपिड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाओ, ठीक है, पेन और अपनी नोटबुक साथ लेके बैठो, जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे नोट करते रहो, लिखते रहो। यही नोट्स है, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारे आता है ना, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब यही चीज़ थोड़ी सी लंबी पढ़ने वाली है, क्योंकि 4 से 5 स्ट्रक्चर होंगे इसकी, 4 से 5 मॉडल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? कर दें इसको इरेज? पक्का? ओके सर कर दो। चलिए लो, इसको हमने इरेज कर दिया। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। ओ सर कर दो, आप छोड़ो मत। हाँ कर देंगे, हमारा क्या है, समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके ओके, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, STRUCTURE, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके ओके ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और जो इसकी मोटाई होती है वो भिन्न भिन्न सेल के लिए भिन्न भिन्न होती है। ये नहीं है कि भाई हर सेल के लिए समान होगी, हर सेल के लिए कैसी होगी, अलग अलग होती है। कोई सेल कैसी है, कोई सेल कैसी है, तो हर सेल की जो मोटाई होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। सबसे पहले लिखो लाइन पहली वाली कि ये जो होती है ना, ये है सेमी, ठीक है, यानी कि अर्ध परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। और उसकी मोटाई जो होती है ना, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि इसकी जो मोटाई होती है वो प्रत्येक सेल के लिए भिन्न भिन्न होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो मोटाई है, ठीक है सर, इसकी जो मोटाई होगी, इसकी मोटाई, ठीक है, भिन्न भिन्न सेल के लिए भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न सेल के लिए कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न सेल के लिए भिन्न भिन्न होती है, ठीक है।
भिन्न भिन्न होती है। चलिए ये लाइन भी सर हमारे क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ और है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन कुछ मॉडल का वर्णन हम कर देंगे जो कि मेन है और आपकी बुक में दे रखे हैं, बाकी हम सारा छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को यानी कि स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को निम्न मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा समझाया जा सकता है सर। पहला मॉडल जो होता है ना, पहला मॉडल होता है लिपिड बाइलेयर मॉडल, लिपिड बाइलेयर मॉडल। अब यार ये लिपिड बाइलेयर मॉडल क्या होता है? अरे मॉडल तो रह गया इसमें, अरे मॉडल, लो भैया मॉडल आ गया, लिपिड बाइलेयर मॉडल। अब जो ये लिपिड बाइलेयर मॉडल होता है, ये क्या होता है? ये होता है बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, पर पता नहीं क्या होता। चलो बताते हैं। जब इसका नाम ये आया ना लिपिड बाइलेयर मॉडल, तो इस मॉडल का जो सबसे पहले ये मॉडल दिया आपको, किसने दिया? ओवल्टन ने 1902 में दिया। सबसे पहले याद करो, यह मॉडल 1902 में ओवल्टन ने प्रस्तुत किया। सबसे पहली लाइन, यह मॉडल ओवल्टन ने 1902 में प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके बाद क्या कहा इस मॉडल ने? इस मॉडल ने बताया आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है ना, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की 2 लेयर द्वारा बनी होती है। ठीक है, इस मॉडल ने क्या बताया? इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर द्वारा क्या होती है? बनी होती है। बस यही मॉडल यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि यार 1902 में ओवल्टन ने इस मॉडल को दिया और इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड की 2 लेयर द्वारा बनी होती है, लिपिड की 2 परतों द्वारा बनी होती है। और बाद में इसी मॉडल को आगे बढ़ाया गया और बना, ठीक है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड मोजेल मॉडल, यही। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इसमें लिख दूं कि इस मॉडल, ओके सर, ओके, इस मॉडल, ठीक है, इस मॉडल को, ठीक है, इस मॉडल को सन 1902 में ओवल्टन ने प्रस्तुत किया। ओवल्टन ने क्या किया बेटा? प्रस्तुत किया। ठीक है, इस मॉडल को सन 1902 में ओवल्टन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, किया था, चलो लिख दे जाऊँ। और इस मॉडल के अनुसार, ध्यान देना, इस मॉडल के अनुसार, ओके सर, इस मॉडल के अनुसार हुआ क्या है? इस मॉडल के अनुसार हुआ क्या है? इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है सर, इस मॉडल के अनुसार जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड की, ठीक है, लिपिड की 2 लेयर द्वारा, लिपिड की 2 लेयर, ठीक है, द्वारा बनी होती है। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की 2 लेयर द्वारा क्या होती है? बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर द्वारा क्या होती है? बनी होती है। और ये जो है मॉडल यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इस मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने आते हैं। ठीक है, इस मॉडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने आते हैं भाई साहब। ये जो थोड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है, इसको बोलते हैं थर्ड लेयर। ठीक है, THILD, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं ट्राई लेमिनर, ठीक है, ट्राई लेमिनर मॉडल। ठीक है, ट्राई लेमिनर मॉडल, इसको कहते हैं हिंदी में त्रिस्तरीय मॉडल। ठीक है, या बोल सकते हो आप थर्ड लेयर मॉडल भी बोल सकते हो, वरना आपकी बुक में ये ट्राई लेमिनर मॉडल के नाम से प्रस्तुत किया गया। अब करा किसने है? अब ये मॉडल करा किसने है? जल्दी बताओ बेटा, ये मॉडल किसने दिया है? डेवेसन और डेनियली ने प्रस्तुत किया। अब बताता हूँ, समझ जाओगे। पहले लिख लो कि ये मॉडल किसने दिया, कि यार यह मॉडल, ठीक है, बहुत सिंपल है, यह मॉडल किसने दिया? ठीक है, डेवेसन एंड डेनियली ने प्रस्तुत किया। ठीक है, बेचारों ने, दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया। ओके,
किया। यह मॉडल डेविसन एंड डेनियली ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब यार ये क्या पता है क्या कहते हैं कि अगर मैं इस मॉडल में रूल लगाऊं ना तो ये बताते हैं कि प्रत्येक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो प्रत्येक सेल यानी कि भिन्न भिन्न सेल के लिए भिन्न भिन्न होती है। होती कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम से और 215 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। ठीक है, और फिर ये बताते हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको 3 लेयर दिखाई पड़ती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर छपी हुई आती हैं। चलिए मैं बना के देखूंगा फिर भी। तो यह मॉडल डेविसन एंड डेनियली ने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब लाइन पर ध्यान देना, इस मॉडल के अनुसार फोकस करें लाइन पर, इस मॉडल के अनुसार। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार। यार सर इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से कितनी बताई जा रही है? 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम बताई जा रही है, होती है। चलो सर इतनी होती है। तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भैया बहुत पावरफुल स्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है, द्वारा देखने पर ठीक है, थर्ड लेयर यानी कि 3 लेयर दिखाई देती है। अच्छा सर, जैसे ही आपने माइक्रोस्कोप से देखा तो आपको 3 लेयर दिखाई देती हैं। अच्छा 3 लेयर दिखाई देती हैं, क्या बात सच है? पहली लेयर का नाम बताओ। चलिए बेटा फर्स्ट लेयर देख लेते हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है? FIRST, फर्स्ट लेयर। सर ये होती है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है सर, इसके बारे में बस थोड़ा सा बता दो। जो फर्स्ट लेयर होती है ना, ये प्रोटीन की बनी होती है। उसकी जो मोटाई होती है वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। सेकंड लेयर जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, उसकी मोटाई 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है, उसको आप मिडिल लेयर कहते हो। और जो लास्ट लेयर होती है ना, जो थर्ड लेयर होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, उसकी मोटाई भी सेम होती है, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक आउटर लेयर होती है और एक कौन सी होती है? इनर लेयर होती है। एक आउटर लेयर जो साइटोप्लाज्म से बाहर होगी और एक आउटर लेयर जो साइटोप्लाज्म के बाहर होगी, एक इनर लेयर जो साइटोप्लाज्म की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना। 2 लेयर होती हैं। अरे आपने पाइप देखा, चलो ये मार्कर है, मेरे पास पाइप है, ये बाहरी लेयर होगी इसकी। तो ये जो बाहरी लेयर है इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर। ठीक है, और जो इसके भीतर वाली होगी ना, भीतर वाली, अंदर वाली, क्योंकि पाइप खोखला है तो अंदर वाली जो होगी वो तुम्हारे पास कौन सी होगी? इनर लेयर होगी। ये लाइन पे ध्यान देना। तो फर्स्ट लेयर ये प्रोटीन की बनी होती है, ध्यान देना बेटा, ये प्रोटीन की बनी होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये भी, यह प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये प्रोटीन की बनी होती है। सही है सर। जिसकी मोटाई कितनी होती है जल्दी बताओ, जिसकी मोटाई होती कितनी है? अरे बहुत बढ़िया होती है। जिसकी मोटाई जो होती है वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, चलो सर 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बाद में आता है हमारा सेकंड लेयर। बेटा A और B में कर दो, इसके बाद में मेरी सेकंड लेयर आती है SECOND। अब जो ये सेकंड लेयर होती है ना, सेकंड लेयर, तो ये जो होती है यह लिपिड की बनी होती है। काहे की? यह लिपिड की बनी होती है। ठीक है, अच्छा ये लिपिड की बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है। अच्छा इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी जो मोटाई होती है वो होती है भाई, इसकी मोटाई जो होती है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है, 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा एक और बची हमारी, एक कौन सी बची है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ लिख दो। अब एक लेयर और रह गई है, C नंबर, थर्ड लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर जो होती है, अब जो ये थर्ड लेयर होती है ना, ये भी काय की बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है, सेम ये और ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। यह प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसकी मोटाई भी इतनी होती है जितनी ऊपर वाले की होती है। इसकी मोटाई 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है, बट अंतर इतना है, ये अंदर वाली होती है, ये बाहर वाली होती है। ठीक है, चलिए एक छोटे से डायग्राम की सहायता से मैं इस चीज़ को समझाता हूँ तुम्हें। पहले ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, बस ख़त्म ही हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया, 1-2 मॉडल और रह गए हैं।
ठीक है। अगले मॉडल में इसी थर्ड लेयर को रॉबर्टसन ने यूनिट सेल की उपाधि दी, ठीक है। और बताया कि जो सेल के पार्ट्स होते हैं ना, अंग जो होते हैं, वो भी 3 लेयर, उनकी जो भित्तियाँ होती हैं 3 लेयर से बनी होती हैं, यानी कि 3 लेयर से बनी होती हैं। चलो अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल इसका छोटा सा डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था। देखो इसको बनाना बड़ा अजीब होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक लेयर ये होती है, ये आउटर प्रोटीन हो गई, ठीक है। आउटर प्रोटीन लेयर हो गई हमारी ये वाली। और जो ये वाली लेयर है, ठीक है, वो इनर प्रोटीन लेयर होती है। ये वाली जो लेयर है वो इनर प्रोटीन लेयर होती है। इसके इस सिरे पर कुछ ऐसा लगा होता है, ठीक है। ऐसे इस सिरे पर भी थोड़ा सा ऐसा लगा होता है कुछ, और बाकी जो है ऐसा कर दो, चलो ये, और बाकी ये 2-3 लाइनें ऐसे कड़ी होती हैं इस पर, ठीक है। इस टाइप से इसको बना दिया जाता है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 मर्जी है आपकी, ऐसे इधर को कर दो, 1 2 3 4 5। तो ये ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे इसको ऐसे थोड़ा ऊंचा करके, बहुत ज़्यादा घना होता है ये, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। अब जो ये वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर ये आउटर होती है, ठीक है। ये वाली मिडिल लेयर होती है और ये वाली इनर लेयर होती है, ठीक है। तो बेटा ये है आउटर लेयर, OUTER, आउटर लेयर, जिसकी जो मोटाई होती है वो 25 एंगस्ट्रॉम होती है। ये होती है मिडिल लेयर, ठीक है, जिसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये होती है इनर लेयर, ठीक है, ओके। इसकी जो मोटाई होती है वो भी तुम्हारे पास 25 एंगस्ट्रॉम ही होती है, ठीक है, 25 एंगस्ट्रॉम ही होती है। अब देखो थोड़ा सा ना मैं लिखवा दूँ आपको कि जो ये वाला भाग है ना, थोड़ा सा इसमें ऐसा करके बनाओ, ये फिर ये गोल गोल बना दो, गोल गोल ऐसा करके, ये ऐसे इसमें ये ऐसे, ये वाला गोल 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 गोल, ठीक है। अब जो ये वाला भाग होता है ना इसका, ये है तुम्हारे पास प्रोटीन लेयर, ठीक है, प्रोटीन लेयर। चलो प्रोटीन लेयर हो गई। ये जो वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया। और जो ये वाला भाग है इसको बोला जाता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ओके ओके। ये तुम्हारे पास प्रोटीन लेयर हो गई, यानी कि ये आउटर प्रोटीन लेयर है। और ये वाली कौन सी है? इनर प्रोटीन लेयर है, इनर प्रोटीन लेयर हो गई ये वाली हमारी, ओके। और जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये है एंड ऑफ, ये वाला भाग एंड ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, एंड ऑफ फैटी एसिड, ध्यान देना, एंड ऑफ फैटी एसिड ग्रुप, ठीक है। यार आ जाएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा एंड ऑफ, चलिए मैं नाम लिखता हूँ दूसरे वाले मार्कर से, ठीक है, इस वाले से, एंड ऑफ लिख लो यार, फैटी एसिड ग्रुप, फैटी एसिड ग्रुप, ठीक है, GROUP, एंड ऑफ फैटी एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये इतना भाग, ये इतना भाग, और ये वाला भाग, ये फास्फोर। और आता तुम्हारे पास बेसिक ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये है बेसिक ग्रुप ऑफ, बेसिक ग्रुप ऑफ, ठीक है, बेसिक ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, यह है बेसिक ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो यह है थर्ड लेयर स्ट्रक्चर, यानी कि थर्ड लेयर, चलो मैं इस वाले मार्कर से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने? थर्ड लेयर, THIRD, थर्ड लेयर, ठीक है, थर्ड लेयर, और यह है थर्ड लेयर मॉडल, ठीक है। चलिए बस डायग्राम बना लो, समझ गए होगे। तो ये आउटर प्रोटीन लेयर है, ये इनर प्रोटीन लेयर होती है। ये वाला जो भाग है कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये वाला भाग फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो ये वाला भाग है वो है बेसिक ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। चलिए बना लो जरा इसको, यह है थर्ड लेयर मॉडल, बना लिया, ठीक है। कर दें इसको इरेज पूरे मॉडल को। और ध्यान देना, ये आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, इनर लेयर होती है। मिडिल लेयर काय की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। ध्यान देना किसकी बनी होती है? लिपिड की, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है। बाकी आउटर और इनर की, ये भी आउटर प्रोटीन लेयर है, और ये भी हमारे पास क्या, इनर प्रोटीन लेयर है। इनकी दोनों की मोटाइयाँ समान होती हैं। जल्दी फास्टली चित्र बना लो,
और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। बाकी डायग्राम ऐसे बना के आना, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि यार ये बोर्ड पे बनाया हुआ डायग्राम है, दिखाया हुआ नहीं है। तो ये बनाने की प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जो थर्ड स्ट्रक्चर आती है ना, बस थोड़ा सा और रह गया, थर्ड स्ट्रक्चर और रह गई है, बस छोटी सी थर्ड और एक फोर्थ रह गई है, बस हो जाएगा, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, थर्ड स्ट्रक्चर में बस खाली थोड़ी सी थ्योरी है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है ना, वो मॉडल है हमारा, थर्ड स्ट्रक्चर वाला मॉडल है यूनिट सेल कंसेप्ट, ठीक है, यूनिट सेल कंसेप्ट, ठीक है, यूनिट सेल कंसेप्ट, बस कुछ नहीं है, यूनिट सेल कंसेप्ट। तो ये जो मॉडल दिया था ना, ये मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, यह मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, यह मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। ओके, आई एम राइट। तो यह मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था, उसको याद करो ठीक से कि यह मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। अब रॉबर्टसन ने जो बताया क्या कि इनके अनुसार जो थर्ड लेयर होती है ना, इन्हीं थर्ड लेयर को इन्होंने क्या बोल दिया, यूनिट सेल कहा। यानी कि रॉबर्टसन ने बोल दो, रॉबर्टसन ने, ठीक है, रॉबर्टसन ने थ्री लेयर्ड LAYERED, थ्री लेयर्ड को, ठीक है, यूनिट सेल की संज्ञा दी, यूनिट सेल कहा, ठीक है। ये ध्यान देना, रॉबर्टसन ने थ्री लेयर्ड मतलब त्रिस्तरीय को यूनिट सेल कहा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रॉबर्टसन ने थ्री लेयर्ड को यूनिट सेल कहा और बताया कि ठीक है, और बताया कि क्या बताया, और बताया कि जो सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं, कि जो भित्तियाँ होती हैं वो भी थ्री लेयर्ड की बनी होती है, यानी कि त्रिस्तर की बनी होती हैं। बताया कि सेल के विभिन्न ऑर्गन्स, जिसा आप बोलते हो, सेल के विभिन्न ऑर्गन्स की जो भित्तियाँ होती हैं, हमारी जो भित्तियाँ होती हैं, सेल के विभिन्न ऑर्गन्स की भित्तियाँ, सेल के विभिन्न ऑर्गन्स की भित्तियाँ थ्री लेयर्ड होती हैं, ठीक है, थ्री लेयर्ड होती हैं। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पर, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा, आपने गोल्जी बॉडी, आपने पढ़ा होगा, रेक्टिकुलम पढ़ा होगा, आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी होगी। ये सब की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो थ्री लेयर्ड होती है, जिसको आप बोलोगे यूनिट सेल। थ्री लेयर्ड को यूनिट सेल कह दिया इन्होंने, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, चलो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और चलो एक पार्ट और देता, गोल्जी बॉडी लिख दो, चलो गोल्जी बॉडी कर दो, ठीक है, गोल्जी बॉडी। और बोल दो एक पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने इसको बोल दिया। आदि की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूनिट सेल होती हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और क्या है तुम्हारे पास, और गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आदि की जो मेम्ब्रेन होती है ना, आदि की मेम्ब्रेन जो होती हैं वो यूनिट सेल की बनी होती है। यूनिट सेल मतलब थर्ड लेयर, ठीक है, यूनिट सेल की बनी होती है। अब जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, यानी कि मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न मॉडल जो आता है, वो आता है तुम्हारे पास फ्लूट मोशेक मॉडल, ठीक है, चौथे नंबर वाला। ये चौथे नंबर का मैंने लिया है ना, ये आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है, ये वाला अलग से ही पूछ लेता है कभी कभी। फ्लूट मतलब तरल, मोशेक, ठीक है, मोशेक, ठीक है, फ्लूट मोशेक, ठीक है, मॉडल, ये है चीज़, ये पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। तो ये मॉडल जो दिया था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये ध्यान देना। यानी कि ये मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया था। पहली लाइन लिखो, पहली लाइन यही लिखो कि ये जो मॉडल है हमारा, यार यह मॉडल किसने दिया था, यह मॉडल
ठीक है, तथा निकोलसन ने, फोकस करें लाइन पर, सिंगल तथा निकोलसन ने सन 1972 में दिया था, सन 1972 में दिया था। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत किया था, आप बोल सकते हो। और इस मॉडल के अनुसार ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, बस इस मॉडल के अनुसार, ओके सर, ओके, इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर द्वारा बनी होती है। जैसे आपने एग्जांपल बताऊं, देखो बर्गर खाया, बर्गर कैसा होता है, मुलायम होता है, लचीला होता है। सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मुलायम होती है, लचीली होती है। ठीक है, बर्गर में एक भाग ऊपर होता है और एक भाग क्या होता है, नीचे होता है। ऐसे इधर भी फास्फोलिक्विड होता है, इधर भी फास्फोलिक्विड होता है। एक फास्फोलिक्विड की लेयर ये वाली होती है, एक फास्फोलिक्विड की लेयर ये वाली होती है, और बीच में जो होता है ना, जो वो सामान भरता है बीच में, जैसे खीरा भर दिया, चाउमीन भर दी, और कुछ भी भर दिया, वो सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऐसी संरचना होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ध्यान देना है, तो जब प्लाज्मा, बस जब भी आपको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपसे पूछे तो इतना ध्यान देना है, जैसा हम बर्गर खाते हैं तो ऊपर वाला भाग एक फास्फोलिपिड हो गया, नीचे वाला भाग भी क्या हो गया, एक फास्फोलिपिड हो गया, यानी कि 2 फास्फोलिपिड के लेयर के बीच में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, भरा होता है, सेम टू सेम बर्गर के समान। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, और इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा लिखवा दूँ कि इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की 2 लेयर द्वारा बनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के जो मोलेक्यूल होते हैं ना, अणु होते हैं, ठीक है, वो मोशेक के समान भरे होते हैं। मोशेक मतलब जैसे फरस होता है, फरस पे, ठीक है, रंगीन तरह के हमने पत्थर जगह जगह लगा रखे हैं। ठीक है, मतलब रंगीन फरस बना दिया है। तो इस मॉडल के अनुसार जो आपका ये होता है ना, इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, इस मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो 2 फॉस्फोलिपिड, ठीक है, 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर द्वारा बनी होती है, लेयर द्वारा क्या होती है, बनी होती है। 2 फॉस्फो लेयर, यानी कि 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर द्वारा बनी होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के, ध्यान देना, जिसमें विभिन्न प्रकार के, ओके, जिसमें विभिन्न प्रकार के, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बो, यानी कि प्रोटीन भी होते हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट के अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि अणु, ठीक है, अणु मोशेक के समान, ठीक है, धसे होते हैं, बिल्कुल सेम बर्गर होता है, ये धसे होते हैं। और प्रोटीन के अणु, कार्बोहाइड्रेट के अणु और लिपिड के अणु, ये सब क्या होते हैं, गति करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, तभी तो ये लचीला होता है। यानी कि आप बोल सकते हो प्रोटीन ले लो आप, ठीक है, आपने सर प्रोटीन ले ली, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, तथा आपने क्या पकड़ा, प्रोटीन पकड़ी, कार्बोहाइड्रेट पकड़ा, और आपने इसमें एक चीज़ और पकड़ी, क्या पकड़ते हैं इसको हम, लिपिड जो होते हैं, लिपिड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अतः ये जो संरचना होती है ना, वो लचीली होती है। ये संरचना कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये संरचना फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, ये संरचना फ्लेक्सिबल होती है, राइट, ये संरचना कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जरा हमें विशेष तौर पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस डायग्राम बनेगा, उसके बाद में ये संरचना भी खत्म। देखो डायग्राम बनाने का तरीका, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर ले लो, 1 2 लेयर, 4 बनाने हैं, उसके बाद में 4 के बाद आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर 4 बनाओ बराबर, फिर आप बड़ा सा जो है आपको ये बना देना है। बताता हूँ अभी क्या होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। फिर 4 बना दो ऐसे बेटा, इधर नीचे बनाओ 4, 1 2 3 4 5 6 के बाद में फिर से एक ऐसे लगाओ, फिर 2 बनाओ, ठीक है। और ये जो है ना, ये सब नीचे लगाओ, ये सब नीचे को आगे इस टाइप से, ये ऐसा करके बड़ा सा बनाओ इसको, ये फिर मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें
जो पॉइंट बाई पॉइंट में बताता हूँ आपको, पॉइंट बाई पॉइंट में आपको बताता हूँ, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, ये लिपिड लेयर होती हैं। इसे मिटा दूँ मैं, चलो मैं यहाँ लिख दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। ये दोनों क्या है, लिपिड लेयर। ये दोनों क्या चीज़ें, लिपिड लेयर होती हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, लिपिड लेयर होती हैं। ये दोनों लिपिड लेयर हो गई, ठीक है, ठीक है, दोनों लिपिड लेयर हो गई, ठीक है, दोनों लिपिड लेयर हो गई, बहुत बढ़िया। ये जो होता है ना, ये जो है, इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है, मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो ये वाली होती है ना, ये वाली, ये यहाँ पे जो मैंने ये बनाया इस टाइप से, ये वाली जो प्रोटीन है, ये होती है एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाही, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। और जो ये वाली होती है, ये इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये बाहर वाली इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक, एक्सट्रीन ये बनेगा यहाँ, ठीक है। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है और एक कौन सी होती है, ये वाली एक्सट्रिंसिक, ये वाली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। और ध्यान देना, इसमें कुछ आपको ऐसे भी करके बनाना है, ये ठीक है। तो इसमें जो ये होता है ना, ये ग्लाइकोलिपिड होता है, GLY ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड होता है। और जो ये होता है ना, ये जो बनाया मैंने, ये जो बनाया, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये वाली, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और ध्यान देना है आपको, जो ये वाला सिरा होता है इसका, ये वाला सिरा, ये बाहर वाला सिरा जो होता है, ये लायो यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक सिरा होता है, ये हाइड्रोफिलिक एंड होती है ये, ठीक है। और जो ये अंदर वाला होता है, ये होता है लायो यानी कि हाइड्रोफोबिक, ये फोबिक होता है, ठीक है। अंदर वाला हाइड्रोफोबिक और बाहर वाला जो होता है वो लायोफिलिक होता है, ठीक है। अब जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बन गई हमारी, यानी कि ये बन गया हमारा फ्लूइड मोशेक मॉडल, ठीक है। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। बस बन गया डायग्राम हमारा, थोड़ा सा और रह गया, बस थोड़ा सा और रह गया, ये बस थोड़ा सा करवा देता हूँ, उसके बाद फिनिश, ठीक है। तो ये ध्यान देना, हाइड्रोफोबिक एंड इसको बोलते हैं, ज़रा थोड़ा ध्यान देना, सही करके ध्यान दो। तो लाइन पे ध्यान दो, तो ये आ गया बेटा हाइपो, इसे डालो ज़रा हेडिंग, हाइड्रोफिलिक एंड लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड। ये क्या चीज़ होती है, हाइड्रोफिलिक एंड। देखो हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है ना, यानी कि लिपिड का बाहर वाला भाग होता है जो जल में घुलनशील होता है, यानी कि लिपिड का वह भाग जो बाहर होता है। ध्यान देना, लिपिड का वह भाग जो बाहर होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, जो बाहर होता है, तथा जल में घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड, यानी कि लिपिड का वह भाग जो बाहर होता था, जल में घुलनशील होता है, पोलर एंड कहलाता है। पोलर एंड बोल दिया मैंने, पोलर एंड कहलाता है, तो उसको आप पोलर एंड भी कहते हो। और तुम्हारे पास आता है हाइड्रो, इसको फुल बना ऐसा करके, ये हेडिंग में एच बड़ा बनाया जाता है, तो ये आगा तुम्हारे पास हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है ना, ये क्या होता है, लिपिड का वह भाग होता है, लिपिड का वह भाग जो कहाँ होता है, लिपिड का वह भाग जो अंदर होता है, ठीक है, अंदर, लिपिड का वह भाग जो अंदर होता है, लिपिड का वह भाग जो अंदर होता है, तथा जल में अघुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है। क्या कहलाता है हमारा, अघुलनशील होता है, ठीक है, नॉन पोलर एंड कहलाता है, ठीक है। हटाओ, डायग्राम बनाओ बढ़िया करके, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई लिपिड की, उनके बीच में क्या है, ये सब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भरे होते हैं। ये क्या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। जल्दी फास्ट स्क्रीन से ले लो, चारों के चारों हमारे जो मॉडल थे वो मैंने करवा दिया। अब इसके बाद करते हैं फंक्शन ऑफ, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या काम है। फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके ओके। अब फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पहला प्रोटेक्शन देता है, दूसरा एडजॉर्प्शन होता है, तीसरा भी होता है, ठीक है, एक्सक्रेशन होता है, होता नहीं होता है, चलिए ठीक है। चलिए फिर डाल दो हेडिंग, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जल्दी फास्टली, FUNCTIONS, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है सर, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला जो फंक्शन होता है ना इसका, वो होता है तुम्हारे पास प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब समझते हो आप? प्रोटेक्शन, अरे यार ये सुरक्षा प्रदान करती है, यह यानी कि साइटोप्लाज्म को, अंदर के सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, पहला पॉइंट, ये सुरक्षा प्रदान करती है। यह है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा होता है सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन का मतलब नए ऊतक का निर्माण करती है, जो नए ऊतक, मान लो पुराने ऊतक खराब हो गए तो नए ऊतक का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं, एक और रह गया है हमारा, एक दो करवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं बस। थर्ड नंबर है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण, ठीक है, यानी कि जल का परासरण क्रिया द्वारा अवशोषण करती है, जल का परासरण क्रिया द्वारा अवशोषण करती है, जल का परासरण क्रिया द्वारा अवशोषण करती है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर है हमारा एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करती है? ये उत्सर्जन करती है, ठीक है, उत्सर्जन करती है। अच्छा, एक और रह गया है, फिफ्थ नंबर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, खाद्य दाने का निर्माण करती है, खाद्य दाने का क्या करती है? निर्माण करती है। बस इतने बहुत हैं फंक्शन इसके 5, निर्माण करती है। तो भैया पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आप सोच लो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 से 2.5 पन्ने भर के आने हैं, समझे, और उतने का ये हो भी गया होगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से कवर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।